नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आज सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। जौनपुर के मल्हनी सीट पर उपचुनाव, उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर आज चुनाव होगा। देवरिया, बुलंदशहर, घाटमपुर सीट पर मतदान आज होगा। टुंडला, फिरोजाबाद, नौगावा, सदात, अमरोहा सीट पर भी उपचुनाव। 7 सीट पर कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, तो सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। जौनपुर की मल्हनी सीट पर यह उपचुनाव जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी आज चुनाव। देवरिया, बुलंदशहर, घाटमपुर सीट पर मतदान होना है आज। और यूपी के 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा उसमें अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट, बुलंदशहर, टुंडला, उन्नाव में बांगरमऊ, कानपुर के घाटमपुर, देवरिया सदर और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट शामिल है। उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी, कांग्रेस, एमपी और बीएसपी भी में कड़ी टक्कर है। कई सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। 7 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर पर सीट पर है। तो 16 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अमरोहा जिले की नौगावा सादात सीट पर, देवरिया सीट पर 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद की टुंडला और उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी, एमपी, कांग्रेस और बीएसपी ने इस चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कुछ सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जिन 7 सीटों पर आज वोटिंग होनी है उनमें से 6 सीटें पहले बीजेपी के पास थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो 10 नवंबर को घोषित होंगे। तो विधानसभा की 7 सीटों पर आज चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये 7 सीट जो है वो बेहद ही अहम है और आज जनता से ये भी अपील की गई है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और चलिए सीधे आपको बांगरमऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वहीं टुंडला से हमारे सहयोगी जो है विनीत हमारे साथ जुड़ गए। पहले बांगरमऊ का रुख करेंगे। रतीश, क्या कुछ तैयारियां आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये 7 सीटें काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए उपचुनाव कहा जाता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार विपक्ष कड़ी टक्कर देता दिख रहा है। बांगरमऊ सीट की बात की जाए, बांगरमऊ से कुलदीप सेंगर यहाँ के विधायक थे, उनकी व्यवस्था जेल जाने के बाद खत्म की गई और अब यहाँ पर मैदान में कांग्रेस से आरती वाजपेयी हैं, श्रीकांत कटियार हैं, बीजेपी से और तमाम प्रत्याशी हैं जो अपना दांव आजमा रहे हैं। 10 प्रत्याशी यहाँ से हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं और आज आपको तैयारियां दिखाना चाहेंगे। पहले यहाँ की नगर पालिका बूथ पर हम हैं। यहाँ पर 525 मतदाता हैं जो आज मतदान करेंगे और पोलिंग पार्टी की जो 7 बजे से मतदान शुरू होना है, पोलिंग पार्टी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है ईवीएम लेने के साथ साथ और अपने जो मतदाता सूची होती है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये पोलिंग एजेंट्स हैं और ये यहाँ पर मतदान कराएंगे। तो अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देते हुए बांगरमऊ के नगर पालिका पोलिंग बूथ पर और इसको एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। फिलहाल 7 बजे से मतदान शुरू होगा और उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं उसमें जुटे हुए हैं जो मतदान कराने वाले जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा का भी इंतज़ाम ठीक
काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया गया है और ये काफ़ी प्रतिष्ठित सीट है। बांगरमऊ की सीट बीजेपी के पाले में रही थी और बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कांग्रेस की आरती वाजपेयी उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं और समाजवादी पार्टी से भी उनको टक्कर मिल रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 7 सीटें जो उत्तर प्रदेश के आज उपचुनाव होगा, जिन सीटों पर 6-1 का मुकाबला रहा था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी इस बार कमल खिलाने की कोशिश करेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनका कहना है कि 2022 के जो चुनाव होने आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए एक जीत से वो यहाँ से जीत मुकम्मल हासिल करते हुए आगे का रास्ता तय करेंगे। तो अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन बांगरमऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ फाइट थोड़ी टफ नज़र आती है। जिस तरीके से अनु टंडन कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी के पाले पे चली गई, समाजवादी स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 8 जो पार्षद थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो वार पलटवार चला उपचुनाव के पहले और आज मतदान का दिन है, बड़ा दिन है। मतदाता अपने घरों से अब से कुछ देर बाद निकलेंगे, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और वो अपना विधायक चुनेंगे। जी बिल्कुल रतीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। टुंडला भी लिए चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ है। विनीत, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? क्या कुछ तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी रतीश इस बात को बता रहे थे कि कैसे अहम सीट है बांगरमऊ, वैसे ही टुंडला सीट जो है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। ये 2019 से खाली थी जब सांसद एसपी सिंह बघेल यहाँ बने थे बीजेपी के, और उसके बाद 2017 में उन्होंने चुनाव जीता था, पर वो विधायक बनने के बाद मंत्री बन गए। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव के दौरान आज इस पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी का बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ता से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हर किसी ने इस सीट पर आकर यहाँ पर आम जनता को लुभाने की कोशिश की, उनसे अपने वादे किए, तमाम प्रयास किए गए। और अब देखने वाली बात होगी आज टुंडला की जो 3,60,000 के आसपास की जो जनता है वो किसको चुनती है, किसको अपना मतदान देती है, और उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी से प्रेमपाल धनगर यहाँ पर हैं जो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से महाराज सिंह धनगर हैं और संजीव चक जो है वो बीएसपी से यहाँ पर चुनाव मैदान में है। लेकिन टोटल 10 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस समय पोल की तैयारी की जा रही है और सुबह 7 बजे बस इंतजार इस बात का है कि पहला मतदाता यहाँ आएगा, और जैसे जागरूक मतदाता कहा जाता है वो पहला मतदाता यहाँ आएगा, अपने मत का प्रयोग करेगा और फिर देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम एहतियात यहाँ पर बरती गई हैं। ये मैं आपको बता दूं कि टुंडला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए, जो फिरोजाबाद प्रशासन है उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 को देखते हुए यहाँ तमाम उन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा जो कि यहाँ मतदान के दौरान देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ बताऊं कि बूथ स्थल के बाहर ही इस तरीके से पैम्पलेट लगाए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। इसके अलावा ठीक बाहर कोविड-19 को लेकर भी इसी तरीके से पैम्पलेट और बोर्ड लगाए गए हैं कि कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आपको खड़ा होना है। और यही वजह है कि जो मतदान केंद्र पहले कम हुआ करते थे, 500 से कम जिनकी संख्या थी, वो अब बढ़कर 558 के करीब पहुँच गए हैं, 550 से ऊपर पहुँच गए हैं। तो वो वहाँ पर इसी वजह से ये संख्या बढ़ी है और कोशिश ये की जाएगी कि कोविड-19 के जो नियम है उनको फॉलो करते हुए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इस पूरे मतदान प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 बजे पहला यहाँ पर जो वोटिंग है वो की जाएगी और हम इस समय बीडी सिंह इंटर कॉलेज में है जो टुंडला में है, और सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा भीड़ वो है यही रहती है। इंतजार इस बात का है कि कब पहला मतदाता यहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल विनीत, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अब आपको घाटमपुर भी लिए चलते हैं जहाँ पे हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर का इंतजार है और जनता से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल चांदनी, करीब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब पहला वोट घाटमपुर विधानसभा सीट में जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए पड़ेगा। तस्वीर अगर आप देखिए तो गांधी विद्यापीठ में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, जो भी एक प्रैक्टिस होती है वोटिंग से पहले। वो जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है उन्होंने मॉक ड्रिल की शुरुआत यहाँ पर कर दी है और बाकायदा एहतियात के साथ, क्योंकि ऐसा दौर है कि तमाम एहतियात के साथ
साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी भी करनी है और एक जो बड़ा संक्रमण है इसमें पूरे विश्व को घेरे हुए है उससे भी खुद को बचाना है। तो उसके साथ यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी हैं अब मॉक ड्रिल में जुट गए हैं और इन कर्मचारियों को बचाने के लिए देखिए जिस तरह से जो नियम कानून बताए गए थे, जो कोविड प्रोटोकॉल के नियम को का पालन करने के लिए बताया गया था, उसके तहत यहाँ पर काम हो रहा है। कोरोना किट यहाँ पर रखी हुई है और जो कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं वो देखिए किस तरह फेस शील्ड लगाए हुए हैं और जब वोटिंग शुरू होगी तो यहाँ पर बाकायदा सभी को फेस मास्क लगाना होगा, सभी को ग्लव्स लगाने होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सैनिटाइजर रखा है, स्क्रीनिंग मशीन रखी है, तमाम जो उपाय किए गए हैं वो यहाँ पर करने हैं। अब अगर हम घाटमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो 3,19,000 करीब मतदाता यहाँ पर है जो यहाँ के 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे कम जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे कम जो प्रत्याशी हैं वो घाटमपुर में ही खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र नाथ पासवान मैदान में है जो कि कमल रानी वरुण जो कोरोना से इनका निधन हो गया था, कैबिनेट मंत्री भी थी, उनकी विरासत को संभालने की उनके सामने चुनौती है। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2012 से इसी घाटमपुर से जो विधायक थे इंद्रजीत कोरी, उन पर विश्वास किया है समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से और वो चाहते हैं कि इस बार भी 2012 वाला चमत्कार वो दोहरा सके। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से इस बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासी टक्कर बीजेपी को अगर कोई दे रही तो कांग्रेस प्रत्याशी दे रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी एक डॉक्टर है, अभी उन्होंने सरकारी पद से अपनी इस्तीफा दिया है और राजनीति में प्रवेश किया है, तो उनका भी ये माना जा रहा है कि वो भी मुकाबले में अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं सारे प्रत्याशियों को। और अंत में बहुजन समाज पार्टी, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि चूंकि घाटमपुर एक सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, इसलिए यहाँ पर जो दलित मतदाता है वो अधिक संख्या में है, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं कुलदीप संखवार, वो एक डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, छिपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। तो मुकाबला बहुत कड़ा है, सीधा इन्हीं 4 पार्टियों से माना जा रहा है कि आपस में इन लोगों का मुकाबला होगा। लेकिन जो 3,19,000 मतदाता है वो कुछ देर बाद इन सभी के भाग्य का फैसला करेंगे और यहाँ पर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनमें लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से 1 घंटे से कम का समय है जब यहाँ पे मतदाता आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको बुलंदशहर भी ले चलेंगे जहाँ पे हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, अगर बात करें तो उपचुनाव बेहद दिलचस्प है और कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसके भी संकेत मिल सकते हैं। बिल्कुल चांदनी, मैं यही कहना चाह रहा था। दरअसल ये जो उपचुनाव है यूपी की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं, क्योंकि 2022 के अंदर एक बार फिर यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं तो काफ़ी हद तक जनता या जनता जनार्दन का मूड क्या बन चुका है, किस पार्टी को समर्थन हो रहा है, इस उपचुनाव से काफ़ी हद तक स्पष्ट भी हो जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की सदर सीट की, तो यहाँ पर 18 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, लेकिन प्रमुख पार्टियों के जो दावेदार हैं उनके अंदर कांटे की टक्कर बनी है। खासतौर पर जो बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही रहे हैं, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उनकी पत्नी को उषा सिरोही को ही यहाँ से टिकट दिया गया है। उसके बाद अगर बीएसपी की बात करें हम, यहाँ पर मोहम्मद यूनुस हैं जिनको बीएसपी ने अपना दावेदार यहाँ पर बनाया है और खड़ा किया है। लेकिन आरएलडी और इसके साथ सपा का यहाँ गठबंधन रहा है और उन दोनों ने यहाँ पर परवीन सिंह को मैदान में उतारा है। गठबंधन की वजह से उनकी दावेदारी भी बेहद मजबूत नजर यहाँ पर आ रही है। हालांकि यूपी में जो 7 उपचुनाव हैं, आरएलडी का और सपा का गठबंधन है, लेकिन एक सीट आरएलडी के पाली में जो गई है वो बुलंदशहर की सदर सीट ही है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे पहली वोट डाली जाएगी और काला बाग जो चौराहा है उसी के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने स्थल पर पहुँच चुकी हैं। अगर बात करें पोलिंग सेंटर्स की तो 203 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और मतदान जो स्थल है उनकी बात करें तो 579 मतदान स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ। आप देखिए, पुलिस पहले से ही चौकसी और अलर्ट यहाँ पर बढ़ते हुए है और जनता यहाँ की काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। दरअसल बुलंदशहर सदर सीट के इतिहास की हम बात करें तो ये कहा जाता है कि पार्टी एक उम्मीदवार को दोबारा मौका दिया जाता है। अगर कोई एक भी विधायक यहाँ किसी पार्टी से बन जाता है तो उसको दोबारा चांस यहाँ की जनता जरूर देती है उनको काम करने के लिए। तो ऐसे में जनता किस पर भरोसा यहाँ पर जताने वाली है, आज वो स्पष्ट हो जाएगा और जो ईवीएम मशीन्स हैं उसके अंदर उसका जो
परिणाम है चुनाव का वो कैद हो जाएगा, और परिणाम जब आएगा तो खुलकर ये पता चलेगा यहाँ से कौन जीतता है। हालांकि जो अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही की, तो उनके पक्ष में काफ़ी हद तक फेवर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जनता जनार्दन किसे यहाँ से चुनकर भेजती है, क्योंकि 22 के अंदर दोबारा चुनाव होना है, तो काफ़ी हद तक आज ये स्पष्ट होने जा रहा है। एक अहम सीट मानी जाती है बुलंदशहर शहर यानी कि सदर सीट, तो देखना होगा जनता आज वोटिंग कितने % तक कर पाती है, कितनी जनता अपने मत का प्रयोग करती है, क्योंकि तकरीबन 3,82,000 वोटर बुलंदशहर के इस विधानसभा सीट पर हैं। खासतौर पर मुस्लिम और जाट बाहुल्य सीट इसको कहा जाता है, तो ऐसे में गठजोड़ बनकर क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ इसका आज निर्णय जनता करेगी इस सीट का, और कौन यहां से एक बार फिर से विधायक बनेगा उपचुनाव के अंदर, ये देखा जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए आपको नौगावा भी ले चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव है। अभिषेक, अगर बात करें, क्योंकि आज का जो चुनाव है बेहद ही महत्वपूर्ण है, जनता जनार्दन किसे चुनती है ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्या कुछ तस्वीरें आप अलग देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, अभी सुबह 6 बजे का वक्त है, मेरे पीछे तैयारी हो रही है। शायद अंधेरे की वजह से मैं इतनी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाऊं। पूरी तरीके से सूरज अब उगने शुरू हुए हैं, निकलने शुरू हुए हैं। बल्लियां लगा दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, गोले बनाए गए हैं कि लोगों को कम से कम दूर खड़ा किया जाए अगर भीड़ बढ़ती है। ये एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जिसमें पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5 पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है यहाँ पर नौगांव सादत। चेतन चौहान की विधानसभा थी, वो दिवंगत हो गए कोरोना काल की वजह से। कोरोना से उनकी मृत्यु हुई, तो कोरोना पर खास फोकस इस चुनाव में भी होना चाहिए, मतदान में भी होना चाहिए। लोगों को कोरोना ना हो उसके बचाव के प्रशासन ने यहाँ प्रबंध तो किए हैं। सैनिटाइजर भी यहाँ पर है और सैनिटाइज किया जाएगा लोगों को। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक गणित की सवाल है, अगर टाइम हो तो मैं वो राजनीतिक गणित बताऊं अगर आप मुझसे सवाल करें। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर ये होता है कि आप जब जनता के बीच रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप उसको सही तरीके से समझ पाते हैं वहां पे रह के। जी बिल्कुल, मैं देखिए अपने जो साथी हैं यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं मंजीत, उनको शामिल करना चाहूंगा अपने साथ। मंजीत, यहाँ किस तरीके का चुनाव का माहौल रहा है अब तक? आज तो मतदान हो जाएगा, वो माहौल अब बटन दबाने पर आ जाएगा। कैसा माहौल आपको दिखाई दिया? जी उत्साह है या नहीं है? जी उत्साह है। उत्साह है। ये बताइए, जातीय आंकड़े किस तरीके के हैं? जातीय आंकड़े करीब सामने देख के बोलिए। जातीय आंकड़े करीब 35,000 जाट बिरादरी से वोट हैं। करीब 3.25 लाख के करीब यहाँ के मतदाता हैं नौगावा सादात विधानसभा में, जिसमें करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं जी। बाकी और बिरादरियों के वोट लगा के बाकी में सारे अन्य। तो कुल मिलाकर जो मंजीत बता रहे हैं 1.25 लाख एक बल्क में वोट जो है मुस्लिमों का है। 35,000 यहाँ चौहान हैं जो चेतन चौहान की बिरादरी से आते हैं। 38,000 जाट हैं यहाँ पर और 50,000 दलित हैं। सैनी वोट भी 40,000 के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर जीत उसी के खाते में आएगी जो समृद्ध जातियों के वोट एक साथ बल्क में ले लेगा। और पिछली बार ये काम किया था चेतन चौहान ने, 20,000 से उनको जीत मिली थी। जो सपा कैंडिडेट हैं इस बार भी, पिछली बार वो चेतन चौहान से 20,000 वोटों से हार गए थे। तो मुकाबला तो टफ हुआ था पिछली बार भी, और इस बार भी ये मुकाबला बहुत करीबी होने वाला है। लेकिन एक बढ़त मिलती दिखाई देती है चेतन चौहान को, इस वजह से उनकी पत्नी खड़ी है चेतन चौहान की, माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसलिए क्योंकि बसपा और सपा ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम मतों का विभाजन होता है तो हमेशा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि उसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी को मिल जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जब भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विधानसभा पे देखें, हमेशा ये गणित हमें विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी वही गणित है कम से कम। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रतीश का रुख करेंगे। रतीश, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ चीजें नजर आती हैं, और जब हम जनता के बीच जाते हैं तो उनकी क्या कुछ राय नजर आती है, वो क्या कुछ उनका कहना होता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रह के रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार।
देखिए, किसी एक सीट पे नहीं, सातों सीटों की और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो सभी सीटों पर जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की हर एक सीट के लिए जातियों की गणना की जाती है और प्रत्याशी तय किया जाता है। सुरक्षित सीटों की बात की जाए चाहे सामान्य सीटों की बात की जाए, अगर यहाँ पर बांगरमऊ सीट की बात की जाए तो ये कहा गया कि कुलदीप सेंगर के बाद किसी ठाकुर जाति के व्यक्ति को ही यहाँ पर बीजेपी को अपना कैंडिडेट बनाए रखना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहा जाए कि जातीय गणित कैसे काम करती है, तो विधानसभा के चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, बांगरमऊ के लिए भी जातियों की गोलबंदी पहले से ही शुरू कर दी गई। सुरेश पाल हैं यहाँ से और उनके लिए भी जातीय गोलबंदी हो रही है। 30,000 के आसपास वोट है उनका। और अगर अन्य ब्राह्मणों की बात की जाए तो कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ से दिया है, तो ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में देखने को मिलता है, तो वो भी एक फैक्टर दिख रहा है। बांगरमऊ की अगर बात की जाए तो 3.5 लाख के आसपास का मतदाता है जो आज बांगरमऊ में अगला कौन जनप्रतिनिधि होगा, विधायक होगा, ये तय करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन्स में। और ये आपको बताना चाहेंगे कि अन्य सभी सीटों की तरह यहाँ भी जो लड़ाई अगर देखने को मिल रही है तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। बीजेपी के विधायक यहाँ से थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प कर दी है। और कांग्रेस में जो पिछले दिनों उठापटक हुई है, चाहे वो सांसद अनु टंडन के जाने की बात हो और उसके बाद समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता बड़ी तादाद में कांग्रेस के समर्थन में उतर आए, ऐसे में फाइट यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और इसी को देखते हुए मतदाता आज जब निकलेगा तो इन सब चीज़ों को अपने जहन में जरूर रखेगा। 3.5 साल हो चुके हैं सरकार को, उपचुनाव सरकार का यानी सत्ता पक्ष का जरूर कहा जाता है, लेकिन योगी की लोकप्रियता के साथ साथ योगी का शासन भी लोगों के जहन में होगा और उसी के नाम पर मत भी पड़ेंगे। जी बिल्कुल, एक बार विनीत का रुख करते हैं, टुंडला लिए चलते हैं आपको। विनीत, क्योंकि कहते हैं कि उपचुनाव को लेकर वोटर्स के मन में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बहुत सही सवाल किया आपने। मैं अगर टुंडला सीट की बात करूं तो यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है, वोटर जो है वो काफ़ी परेशान है। आपको याद होगा हमने यहाँ से एक चुनावी चर्चा भी की थी और इस जगह उस समय हमने सभी जो यहाँ के मतदाता हैं उनसे बातचीत की थी। ये सीट पर तीनों जो बड़ी पार्टी थी उनका कब्जा रहा है शुरू से ही, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, बीजेपी हो, सबका कब्जा रहा। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पर आज भी यहाँ जीरो है। आज भी लोग यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की मांग कर रहे हैं। हमने इन लोगों से बातचीत की थी। यहाँ तमाम बड़े मुद्दे हैं। खारे पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा शहर छोड़ के, अगर स्टेशन रोड छोड़ के देहात की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि किसी भी प्रत्याशी ने, किसी भी विधायक ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। उम्मीद लगाई थी बीजेपी से, और वो भी 2017 में जब उम्मीद लगाई थी तो उस समय ये देखा गया था कि जब बीजेपी के एसपी सिंह बघेल विधायक बने थे तो ऐसा लगा था कि शायद इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन उन्होंने भी जब उन्होंने ये सीट को छोड़ा और वो विधायक बनने के बाद मंत्री बन गए तो उसके बाद फिर से निराशा हाथ लगी और आज एक बार फिर से इन्हीं सभी लोगों को, जो टुंडला की जनता है 3,60,000 के आसपास, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि आज वो बहुत सोच समझकर वोट देंगे। हालांकि जाति आंकड़े यहाँ पर हमेशा से हावी रहे हैं। यहाँ पर चाहे धनगर समाज की बात की जाए वो सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा जाटव समाज भी है और यादव समाज भी है। तो यहाँ पर समाज के हिसाब से वोटिंग ज़्यादा होती है, मुद्दे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार जो हमें चुनावी चर्चा में सुनने को मिला था लोगों से, उनका यह कहना कि इस बार वो वोट जो देंगे वो अपनी समस्याओं को देंगे, अपनी मांगों को लेकर देंगे और अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्या है उसको देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो सबको पूरा कर सकता है और उसी को वो उसका चयन करेंगे और उसी के लिए वोट डालेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी क्योंकि आज दिग्गजों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी। घाटमपुर भी ले चलते हैं। विनीत, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर उन दावों को पूरा किया जाता है? क्योंकि जो लोग हैं वही सही बातें बता पाते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा चांदनी, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो अगले चुनाव तक आते आते क्या वो पूरे किए जाते हैं या उन पर कोई अमल किया जाता है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और इसी का गुणा गणित को लेकर जो अगला चुनाव होता है उस पर मतदाता वोट देते हैं। घाटमपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई स्थानीय मुद्दे हैं जो एक बड़े वादे जिनको लेकर किए गए थे कि इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन शायद यहाँ की जनता उतनी खुश नहीं है, क्योंकि हालांकि जो विधायिका थी कमल रानी वरुण वो यहाँ से जीती थी। और आपको बता दें कि जब से आज़ादी के बाद से यहाँ पर ये घाटमपुर विधानसभा की सीट पर चुनाव हो रहे हैं, कभी भी बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी। पहली बार 2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, उसके बाद उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को मिला था और पहली बार यहाँ से बीजेपी का कमल खिला था। लेकिन जो वादे किए गए थे उसमें अधिकतर ऐसे वादे हैं जो ये बताया गया है, यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला है कि वो पूरे नहीं किए गए। सबसे बड़ा यहाँ की जो समस्या है, स्थानीय समस्या की बात करें तो ये जाम की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि जो ये घाटमपुर विधानसभा सीट है ये बुंदेलखंड और कानपुर को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर अच्छा खासा खनन होता है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, डंपर चलते हैं, उनके चलते पूरा घाटमपुर की जो मुख्य सड़क है वो हमेशा जाम उनका रहता है, क्योंकि सागर हाईवे यहीं से निकलता है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और रोजगार को लेकर तो यहाँ पर पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ रोजगार बिल्कुल नहीं है और जो एक चीनी मिल थी वो भी बंद हो चुकी है। तो तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं, तमाम ऐसे बातें हैं यहाँ पर, और आप हमारे साथ बने रहिए। और लगातार एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर के डीएम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। घाटमपुर उपचुनाव से पहले डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम आलोक तिवारी होम आइसोलेशन में गए। डीएम के सीडीओ को सौंपी गई जिम्मेदारी। बड़ी खबर है इस वक्त की, आज उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले ही डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएम आलोक तिवारी होम आइसोलेशन में उन्हें भेजा गया है। डीएम के जो सीडीओ हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, कोरोना को लेकर जो एहतियात है वो तो बढ़ती जा रही है, इसीलिए इस बार जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी अलग नजर आएंगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार उपचुनाव पे हमारी नजर बनी हुई है और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमारे सारे सहयोगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं।